गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको कंपटीशन की सही शुरुआत कैसे करें इसके बारे में मैंने बताया था। मुझे उम्मीद है कि उन 2 वीडियो को देखकर आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन में क्या सब आता है और हमें क्या सब पढ़ना चाहिए। मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि भारत में जितने जनरल कंपटीशन होते हैं वो 4 खंडों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। और इसके बाद करंट की भी एक अहम भूमिका होती है बहुत सारे एग्जाम में। फिर मैंने आपको अलग अलग ये भी व्याख्या किया था कि किस एग्जाम में किस चीज को वरीयता दिया गया है। फिर मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया था कि भारत का बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसमें जीके जीएस को वरीयता दिया जाता है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाएं जैसे कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, या आप बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे डिफेंस, रेलवे, पुलिस, इन सभी एग्जामों में जीके जीएस की वरीयता अन्य खंडों की अपेक्षा जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। फिर जीके जीएस में बहुत सारा खंड आता है। मैंने आपको बताया था 7-8 खंडों से मिलकर हमारा जीके बना हुआ है, जीएस बना हुआ है। और इसमें 4 सबसे इंपोर्टेंट खंड हैं, 4 सबसे इंपोर्टेंट पिलर हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो से मैं पॉलिटी की शुरुआत करूंगा, तो आज मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। आज से मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज जो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वो सभी मैं बताऊंगा। प्लस मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, क्या सब एग्जाम में आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, रेलवे एसएससी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्योंकि मेरे प्रिय बंधु, हमारा एग्जाम दूसरे तरह का है। इसमें यूपीएससी पॉलिटी में यही चीजें हमें यूपीएससी में भी पढ़ना है, लेकिन उसमें दूसरे तरह की चीजें आती है, डेप्थ नॉलेज चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में फर्स्ट फैक्ट क्वेश्चन आता है, तो हमें उसी तरह से अपने प्रिपरेशन को भी दिशा देना होगा। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पढ़ते वक्त आप एक चीज को ध्यान में रखिए, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। ये पढ़ने से हमारे एग्जाम में मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको प्रीवियस 2 वीडियोस अच्छा लगा हुआ हो तो आप एक्सेलेंस क्लासेज बिरोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने उन दोस्तों तक भी हमारे इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। और विश्वास रखिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, जैसे कि आज से मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी बना रखा है, तो आप कमेंट करके अपना नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दूंगा। मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले लिंक भेज देता हूं। प्लस आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो उस ग्रुप में मैं आपको सॉल्व भी करता हूं, और भी बहुत सारे कंपटीशन से संबंधित आपको मदद मिलेगा। तो आप हमारे एक परिवार के हिस्सा की तरह बन जाएंगे। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको हमारे ग्रुप से जुड़ने के आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर और प्लस अपना नाम बता दीजिएगा, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। तो चलिए आज से हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पॉलिटी के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो भारत का संविधान है। मैंने शीर्षक भी डाल दिया है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें संविधान से रिलेटेड बातें पढ़ना है, ये हमारे एग्जाम में आता है। और जब भी हम जीके की बात करते हैं तो संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब भी 50 जीके जीएस बनता है तो 7 से 8 जीके जीएस पॉलिटी से आता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो कभी कभी 20 प्लस क्वेश्चन भी संविधान से रहता है। और मैंने संविधान से शुरू किया है, इसके कई सारे कारण हैं। इससे आपकी बेसिक समझ बूझ भी विकसित होगी और आपको मजा भी बहुत आएगा। क्योंकि अक्सर आप न्यूज सुनते रहते हैं
उसमें बहुत सारे संवैधानिक पदों की चर्चा होती है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक्ट आप सुनते रहते हैं, कई सारे निर्णय सुनते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आता होगा। विधायक की शक्ति, संसद की शक्ति, एक डीएम की शक्ति, बहुत सारी ऐसी चीज है। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कंपटीशन की जानकारी के लिए ही नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति को अपना संविधान पता होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत का संविधान पता होना चाहिए, तभी तो हम अपने अधिकार को समझ पाएंगे, अपने देश के जो प्रशासन का ढांचा है उसे समझ पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने भारत के संविधान से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इससे आपके एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा और आपको देश के प्रशासन के बारे में, संविधान के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो हर एक बच्चा को देखना चाहिए। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो संविधान वर्ड है, आखिर संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान की क्यों जरूरत होती है। थोड़ा सा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की भी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें भी पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में नहीं आएगा, समझने बूझने लायक। सबसे पहले देखिए, ये संविधान मींस कॉन्स्टिट्यूशन दो वर्डों से मिलकर बना है। यदि हम इसे तोड़ें तो इसमें दो वर्ड रहेगा, सम जोड़ विधान, समझो विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून। मतलब ऐसा कानून जो सभी लोगों पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, उसे संविधान कहते हैं। मतलब ऐसा नियम और कानून जो किसी भी नागरिक में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है, उसे संविधान कहते हैं। यदि हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझें कि संविधान क्या है, तो संविधान ऐसे नियम और कानूनों का एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, जिसके माध्यम से देश की प्रशासनिक व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। संविधान की क्या जरूरत होती है किसी भी देश में? अगर संविधान नहीं होगी तो देश में अराजकता आ जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। आप एक कहावत सुने होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज आ जाएगा। जिसके पास शक्ति है वही राज करेगा, राजतंत्र आ जाएगा। कमजोर लोगों का हित, पिछड़े लोगों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए संविधान की जरूरत होती है, इसलिए संविधान का जरूरत होता है। एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल लोकतंत्र में ही संविधान होता है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में भी संविधान होता है, राजतंत्र में भी संविधान होता है, सैनिक शासन में भी संविधान होता है। जितनी सारी शासन व्यवस्थाएं हैं, सब में कोई ना कोई संविधान होता है। लोकतंत्र दूसरा चीज है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, जबकि संविधान एक नियम और कानून का संग्रह है, जिससे कोई भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, चाहे वो सैनिक शासन ही क्यों न हो। जैसे हिटलर के समय में तानाशाही शासन था, लोकतंत्र नहीं था, फिर भी वहां वायपर संविधान था। तो संविधान हर जगह होता है। लोकतंत्र एक अलग चीज है, ये शासन की एक प्रणाली है जो लोगों द्वारा चुना जाता है। अब देखिए, संविधान समझ गए, समझोड़ विधान, शासनों का, कानूनों का एक समूह जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था संचालित होगी। अब देखिए, दुनिया में संविधान को अगर हम देखें कितने तरह का होता है, तो मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक पहला लिखित संविधान, मींस रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, और दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, तो लिखित संविधान ऐसे संविधान को कहते हैं जो रिटेन फॉर्म में होता है, अर्थात जो लिखा हुआ है कि संविधान में क्या सब है। और अलिखित संविधान होता है जो लिखा हुआ नहीं है, जो लिखित फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, वो रिटेन फॉर्म में नहीं है। सामान्यतः अधिकांश देश का जो संविधान होता है वो लिखित संविधान होता है, रिटेन फॉर्म में होता है। बहुत कुछ देश ऐसे हैं जिसके नागरिक बहुत ही ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही समझदार हैं, वहां अलिखित संविधान भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन में है। तो ये हुआ संविधान के बारे में।
अब हमें संविधान को कई भागों में बांट कर पढ़ना है। हमारे कई सारे चैप्टर हैं जिसे हम संविधान में देखेंगे, क्या सब पढ़ना है, किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है, वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिटी के अंतर्गत किन किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां मैंने बांट दिया है, हमें संविधान को जितने सारे भागों में बांट कर पढ़ना है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। इतने ही भागों से हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से करेंगे। इसमें कई सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और फिर संविधान के जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है, जैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, जैसे नीति निर्देशक तत्व क्या है, नागरिकता क्या है, ये सभी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दूसरा है सरकार की कार्य प्रणाली, वर्क सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे देश में कैसा सरकार है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, राज्य और केंद्र के बीच में कैसा रिलेशन है, इन सब चीजों को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तीसरा है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के कई सारे पार्ट हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सब चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीज हम लोग करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, फिर प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियां, सुप्रीम कोर्ट इसी में पढ़ाऊंगा। तो केंद्र सरकार, फिर इसी से रिलेट करके हम लोग राज्य सरकार को देख सकते हैं। राज्य सरकार में फिर से हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य सरकार में राज्यपाल, जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र सभा में लोकसभा, केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा तो राज्य सरकार में हम लोग देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद। फिर इधर क्या देखेंगे, उच्च न्यायालय देखेंगे। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर विधानसभा की क्या शक्तियां हैं, विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, कहाँ हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर पांचवा है स्थानीय सरकार। आपको पता होगा हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्थानीय सरकार में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारा छठा चैप्टर है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमारे देश में बहुत सारे संस्थान के टाइप हैं, जैसे मुख्य रूप से 3 तरह के टाइप हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में 2 टाइप के संस्थान आते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। संवैधानिक संस्था वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है जिसका संविधान में जिक्र किया गया है, जिसके लिए हम लोग धारा, जिसके लिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं कि इस आर्टिकल में इस संस्थान का जिक्र है। जैसे देखिए संवैधानिक निकाय में बहुत सारा संस्थान है, जैसे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जैसे कि अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है, तो ये एक संवैधानिक आयोग है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको सिर्फ ये पता हो जाए कि कौन कौन संवैधानिक आयोग है तो एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, और ऑप्शन दे देगा वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, एक ऑप्शन दे देगा योजना आयोग अथवा नीति आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। तो छठा हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। फिर 7वां है गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें हम लोग 2 तरह के संस्थान पढ़ेंगे। एक होगा स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब ऐसा बॉडी जिसका स्थापना पार्लियामेंट में एक्ट पास करके किया गया है। ऐसा बहुत सारा बॉडीज है, जैसे मानवाधिकार आयोग ऐसा बॉडी है, जैसे कि सीबीआई ऐसा बॉडी है, बहुत सारा है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसी में दूसरा ऐसा निकाय है जिसको एक्ट पास करके नहीं किया गया है, वो संवैधानिक भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी नहीं है, जैसे नीति आयोग ऐसे ही बना दिया गया है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग इन्हीं 7 चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। पूरा पॉलिटी जो आपको पढ़ना है, जिससे रेलवे एसएससी सब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, वो इसी 7 चैप्टर के अंतर्गत होता है। इस 7 चैप्टर को हम लोग अगर
सिस्टमेटिकली अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने की संभावना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है संवैधानिक ढांचा, और इसमें कई सारा चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करूंगा, और इसमें भी सबसे पहला चैप्टर है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा जो संविधान बना उसके निर्माण की कहानी अंग्रेज के काल से ही शुरू हो गई थी, 1773 से। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हिस्ट्री में भी इंक्लूड है। इसे हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ सकते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। तो चूंकि हमें संविधान को समझना है तो हमें इसे पॉलिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं वहीं से आज शुरुआत करूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस अब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। अब मैं शुरुआत करता हूं पहला चैप्टर से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो मैं स्पष्ट लिखता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं और घर पे रिवाइज कर सकते हैं, या बाद में अगर सुविधा उपलब्ध होगा तो हम लोग पीडीएफ बनाकर भी आपको देंगे। अभी आपको वीडियो देखने में कुछ चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, जैसे हो सकता है आपको लाइट क्लियर नहीं होता होगा, थोड़ा आवाज सुनने में दिक्कत मतलब समस्याएं आती होगी। तो अभी हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, हम लोग भी थोड़ा संसाधन से स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो इस तरह की कोई दिक्कत आप लोग की नहीं होगी। अभी जैसा दिख रहा है उसी में आप कोशिश करिए अच्छे से देखने का। अगर आपको पढ़ाई में कोई समस्या आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और फिर हम इंप्रूव भी करेंगे। चलिए फिर हम लोग पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चलो हम भारतीय संविधान के पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो बना है ये केवल आजादी के बाद नहीं बना, बल्कि इसके निर्माण की कड़ी अंग्रेजों के काल से ही शुरू हो गई। और एग्जाम में सामान्यतः जहां से प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आपको ज्यादा डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं जा रहा हूं, आपको बस फैक्ट पे फोकस कर रहा हूं। तो भारत में जो संविधान निर्माण की कहानी है ये अंग्रेजों के काल से ही शुरू होता है। और अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे तभी बहुत सारा एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के माध्यम से बहुत सारा कानून बना जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप सुनिए, सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इससे सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षा में बनने की संभावना है वो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहला वो कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी के शासन को नियंत्रित किया गया। तो ध्यान रखना है कि ऐसा पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें क्या से प्रावधान था? सबसे पहला प्रावधान ये था कि बंगाल के गवर्नर को नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। याद रखिए, बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यहां मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, जहां विद्यार्थी सामान्यतः गलत कर देते हैं। यदि एग्जाम में पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वो वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो 1757 के प्लासी के युद्ध में हिस्सा लिया था। ये इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का नहीं, आगे मैं और भी चर्चा करूंगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने मन से कुछ भी जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भारत का संविधान है। आप लोग खतरनाक खिलाड़ी हैं, अपने मन से अगर जोड़िएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही समझना है, ऐसा नहीं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अपने मन से भारत का गवर्नर जनरल कर दीजिएगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, उसमें तीन प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के नियंत्रण में था। बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये बम्बई की प्रेसिडेंसी को और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अर्थात इससे पहले बम्बई में गवर्नर होता था, मद्रास में होता था और बंगाल में भी होता था। लेकिन इस एक्ट के बाद बम्बई के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल का वैल्यू बढ़ गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और पांचवा, कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया ताकि उनमें ईमानदारी आ सके, रिश्वत लेने का जो नेचर होता है वो बंद हो जाए, क्योंकि कंपनी के अगर कर्मचारी अलग से निजी व्यापार करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होगा। तो इसलिए ऐसा किया गया। तो एक बार फिर से देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या सब है। सबसे पहला, इसके माध्यम से क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप याद रख सकते हैं, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया और इसके माध्यम से बम्बई प्रेसिडेंसी को और बंगाल प्रेसिडेंसी को, बम्बई प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब देखिए दूसरा एक्ट जो आया वो 1784 में आया और इसका नाम था पीट्स इंडिया एक्ट। ये जो पीट्स है ना, ये कुछ नाम आप सुनते हैं, उस समय में पीट्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसलिए इसका नाम है पीट्स इंडिया एक्ट। तो ये 1784 में आया। इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपको दो ही चीज याद रखना है। अब देखिए इससे पहले क्या था, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भारत पर व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन यहां आने के बाद वो भारत पे शासन भी करने लगा। तो इस एक्ट के माध्यम से प्रशासनिक मामला को, सॉरी यहां वाणिज्यिक मामला होगा, कंपनी के वाणिज्यिक मामला को अर्थात व्यापार करने वाले क्षेत्र को और राजनीतिक मामला को अर्थात प्रशासन करने वाले क्षेत्र को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामला को देखने के लिए एक अलग संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और वाणिज्यिक मामला को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। आपको यह ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामला को और प्रशासनिक मामला को अलग कर दिया गया। तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। और राजनीतिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से राजनीतिक मामला पे कंट्रोल करना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामला के लिए या वाणिज्यिक मामला के लिए। तो ये दो एक्ट आपको समझ में आ गया। अब तीसरा एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस एक्ट के माध्यम से क्या सब किया गया। सबसे पहला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपको याद रखना है, एग्जाम के प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर एग्जाम में ऐसे आएगा प्रश्न कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1813 नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया था। इससे चाय और चीन के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन को जो और व्यापारी थे, वे भी भारत में व्यापार करने आ सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी के लिए भी भारत को खोल दिया गया। लेकिन अभी भी चाय के मामले में और चीन के मामले में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। चाय और चीन में का अधिकार कायम रहा। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी होता है जो एजुकेशन का प्रचार प्रसार करता था दूसरे देशों में, और ये ब्रिटेन का था, प्लस वो ईसाई धर्म को भी फैलाता था। तो 1813 से पहले ईसाई मिशनरी को भारत में अनुमति नहीं दिया गया था, लेकिन 1813 के एक्ट के माध्यम से इस ईसाई मिशनरी को भारत में अनुमति दे दिया गया कि आप भारत आइए, शिक्षा का प्रचार प्रसार कीजिए, धर्म को शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य से वो आया था। ये अलग बात है कि वो भारत में शिक्षा के बजाय ईसाई धर्म को ज्यादा फैला रहा था। तो इस एक्ट में दो चीजें हो गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया। चाय और चीन के मामले में ये कायम रहा। अगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये अति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, अदरवाइज एग्जाम में आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक के बारे में इतिहास में भी पढ़ाऊंगा, कई सारा फैक्ट है। कुछ ही अंग्रेज ऐसे हुए जो भारत में शुभचिंतक थे, उसमें से एक विलियम बेंटिक थे। भारत में सती प्रथा को भी विलियम बेंटिक ने ही समाप्त किया। भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में पैसा खर्च करने की शुरुआत भी विलियम बेंटिक ने ही किया। भारत में ठगी प्रथा को भी बंद विलियम बेंटिक ने ही किया। तो ये सब मैं हिस्ट्री में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ आपको एक फैक्ट याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगर सीधे पूछेगा बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो। दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि सिविल सेवा, आज जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, आजादी से पहले उसे को सिविल सेवा कहा जाता था। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूं। ये जो सिविल सेवा नाम है वो अंग्रेजों के काल से ही चला आ रहा है, आज इसका नाम बदल चुका है, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध है कि हम लोग आज भी सिविल सेवा कह देते हैं। तो सिविल सेवा में भर्ती की खुली परीक्षा का असफल प्रयास, पहले सिविल सेवा के क्षेत्र में 1833 से पहले ऐसे ही ले लिया जाता था। अंग्रेज जो अच्छे अच्छे घराने के अंग्रेज होते थे उसको ऐसे ही भर्ती ले लिया जाता था बिना एग्जाम का ही। किसी भी भारतीय को भर्ती नहीं किया जाता था क्योंकि इसका कोई एग्जाम ही नहीं होता था। तो 1833 में पहली बार इसके लिए प्रयास किया गया कि सिविल सेवा का ओपन एग्जाम हो, ओपन कंपटीशन हो और इसमें भारतीय भी बैठे और भारतीय भी पास करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने लिख दिया है असफल प्रयास, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि सिविल सेवा के खुली परीक्षा के लिए सबसे पहली बार प्रयास किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो 1833 होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है कि सिविल सेवा में खुली भर्ती परीक्षा की शुरुआत कब से हुई, तो 1833 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रयास असफल हो गया। ये प्रयास बाद में जाकर सफल हुआ 1853 में, वो अगले एक्ट में मैं पढ़ाऊंगा। अगला सी है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अभी मैंने आपको बताया 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ व्यापार को दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन चाय और चीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कायम रहा। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एकाधिकार जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब अब चाय और चीन के क्षेत्र में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं था। अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रह गया, अब ये पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक कंपनी बन गया। तो एग्जाम में अगर आएगा कि किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः, शब्दों पे गौर करना है, अगर आएगा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट होगा। अगर केवल इतना आएगा कि किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। तो उम्मीद है कि आपको शब्दों पे गौर करेंगे आप लोग और आते हुए प्रश्न को एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ने से आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। अब वो व्यापार नहीं कर सकती थी, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, कर तो सकती थी लेकिन समाप्त हो गया, अब पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गया। तो ये चार एक्ट आपको समझ में आ गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम अगले एक्ट पे डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 1833 तक के चार्टर एक्ट के बारे में बता दिया है। अब अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1853 के चार्टर एक्ट में आपको सबसे पहले याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में यह अंतिम एक्ट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम, क्योंकि
इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया। आप स्पष्ट दो बातें याद रख सकते हैं, इसमें विद्यार्थी बहुत गलत करते हैं। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक हुआ, तो जिसको अच्छे से नहीं पता है वो बोलेगा 1947, क्योंकि उससे लगता है भारत तो 1947 में आजाद हुआ। ऐसा नहीं, ध्यान रखना है। सामान्यतः 1773, ऐसे अगर 1757 से हम लोग देखें तो 1773 से लेकर 1857 तक का जो फेज है, जो काल है, वो कंपनी का शासन है। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत आई थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उसका शासन रहा 1857 तक। ये सब डिटेल से हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ उतना ही पढ़ा रहा हूँ और जितना पॉलिटी के लिए जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी क्या है, तो आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री का लेक्चर आऊंगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। आप इतना समझ जाएंगे कि दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। अभी अगर मैं उतना बताने लगूंगा तो ये हिस्ट्री का लेक्चर बन जाएगा, पॉलिटी का लेक्चर रह नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ और पॉलिटी पे फोकस कर रहा हूँ। और ये 1857 से 1947 तक का फेज है, जब भारत आजाद हुआ। ये ब्रिटेन क्राउन का शासन है। ब्रिटेन क्राउन, सीधे ब्रिटेन से शासन हुआ इस फेज में, या आप कह सकते हैं महारानी विक्टोरिया का शासन, सीधे ब्रिटेन के अधीन थे हम लोग इसमें। तो 1853 के बाद 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद वाला जो एक्ट है वो सीधे ब्रिटेन क्राउन के अधीन वाला एक्ट है, इसलिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम एक्ट था। अगर एग्जाम में आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम एक्ट कौन था, 1947 नहीं बल्कि 1853 होगा। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको 1833 के चार्टर एक्ट में डिस्कस किया कि सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में उसका समर्थन नहीं किया गया। लेकिन 1853 से खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हो गई। मतलब अब एग्जाम के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सिविल सेवकों का भर्ती किया जाएगा और इस परीक्षा में भारतीय भी बैठ सकते थे। ये बात अलग था कि नीति को इस तरह से तय किया गया था कि कोई भी भारतीय इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे पहले परीक्षा ही लंदन में होता था और 1861 तक कोई भी भारतीय इसमें क्वालिफाई नहीं किया। आपको मैं इतिहास में भी बताऊंगा और आपको यहाँ भी याद रखना है, सबसे पहला जो भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में क्वालिफाई किए थे। अगर कभी एग्जाम में आ जाए वो प्रथम भारतीय कौन था जो सिविल सेवा परीक्षा में क्वालिफाई किया था, तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कुछ चुनिंदे भारतीय ही पूरे आजादी के दरमियान सफल हो सके इस परीक्षा में, क्योंकि ये इस तरह से था। तो एग्जाम में अगर आएगा कि सबसे पहले खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब हुई सिविल सेवा की, तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो इसमें दो बातें याद रखना है। उसके बाद आया हमारा सबसे इंपोर्टेंट एक्ट 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इससे पहले 1857 का विद्रोह हो गया। वो विद्रोह बहुत ही भयंकर विद्रोह था। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन का शासन ही समाप्त हो जाएगा, कंपनी का शासन ही, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया। और इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि कंपनी के नीतियों में बहुत सारा गलत नीतियां हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसके बाद पॉलिसी में बहुत ही हेर फेर किया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटेन सरकार के लिए, एक टर्निंग पॉइंट था। और इस एक्ट के माध्यम से 1857 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। यहाँ से आप देखते हैं एक्ट का नाम ही बदल गया। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, भारत सरकार चार्टर एक्ट, लेकिन यहाँ से सब एक्ट में आपको लिखा मिलेगा 18 भारत सरकार अधिनियम। जैसे 1909 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब यहाँ से हम लोग जो भी पढ़ेंगे सब में ये जुड़ा रहेगा, भारत सरकार अधिनियम। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। और अब जो है ब्रिटेन ताज के, ब्रिटेन सरकार के सीधे अधीन कर दिया गया भारत को। एग्जाम में ऐसे आएगा कि किस एक्ट के माध्यम से
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ऐसे भी आ सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन या ब्रिटेन ताज के अधीन या ब्रिटेन मुकुट के अधीन कर दिया गया। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको गलत नहीं करना है, मैं सब तरीके से आपको बता दिया हूं और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। सेकंड, अब देखिए, अभी तक 1857 तक जो पद था वो था भारत का गवर्नर जनरल। अब इस पद का नाम बदल दिया गया और इसको बना दिया गया वाइसराय। अब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसको कर दिया गया भारत का वाइसराय और भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और 1858 के बाद भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया और ऐसा प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद एक और नए पद का सृजन किया गया और यह था भारत का राज्य सचिव। अगर पूछेगा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला, मैंने अभी आपको बताया था कि 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए आया था, याद कीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था व्यापारिक मामलों को राजनीतिक मामलों को देखने के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के भारत सरकार अधिनियम तक बताया है। आज मैंने थोड़ा कम ही पढ़ाया है, क्योंकि पिछले 2 प्रीवियस वीडियो में मैं यही समझा रहा था आपको कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। आज अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो हो सकते हैं बच्चे ऊब सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा पढ़ा के आपको एक झलक दिया है कि कैसे हम पॉलिटी के आगे का सफर होगा हमारा। और ट्रस्ट में आपको बहुत ही मजा आएगा अगर आप हर एक वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते हैं। और कल हम 1858 से लेकर 1947 के भारत सरकार अधिनियम तक पढ़ेंगे और कल हम भारत को आजादी भी दिला देंगे। तो आई होप भारत की आजादी के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो आपको पूरा देखना है, कल भारत को आजादी दिला देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और भी अपने दोस्त को इस इनिशिएटिव के बारे में पहुंचाइए, ताकि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको उससे थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो ये एक्सेलेंस का परिवार बड़ा होगा, तो हमें अच्छा लगेगा, हम भी और मोटिवेटेड होके वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें बताइए किस तरह का डाउट आ रहा है और किस तरह से हम आपको बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके पढ़ाई को अच्छा गति मिला होगा। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू मच, थैंक यू एवरीवन।